आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी क्षितिज पार्ट 2। आज जो हम लोग करेंगे उस सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कविता करने वाले हैं। तो इनका इस सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का इस चैप्टर में 2 कविता है। एक कविता का नाम उत्साह है, दूसरी कविता का नाम अट नहीं रही है। तो कविता करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कवि परिचय देख लेते हैं, जिससे कि आपको उनके बारे में कुछ जानकारी मिल जाएगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वो मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। जब इनका जन्म होता है पश्चिम बंगाल में, लेकिन रहने वाले कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के निवासी थे। और इनका जन्म किस ईस्वी में होता है? 1899 में होता है। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। मतलब उन्हें किस किस भाषा का ज्ञान था? तो संस्कृत का, बांग्ला का, अंग्रेजी का ज्ञान था। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। मतलब कहा जा रहा है कि ये भाषा तो उनको पता ही था, इस भाषा के अलावा भी क्या कहा जा रहा है? वे संगीत और दर्शन शास्त्र मतलब फिलोसफी के भी गहरे अध्येता थे। मतलब उन्हें उनकी भी बहुत अच्छी जानकारी थी। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला था। निराला की पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। मतलब उनकी बेटी, पत्नी, ये सब का मृत्यु हो गया। तो इस वजह से इनका जो जीवन है ना, सो बहुत सुखी नहीं रहा, दुख भरा इनका जीवन था। आत्मीय जनों मतलब प्रिय जनों की, इनके जो प्रिय थे, असामयिक निधन से बिना समय के पहले ही उनका निधन हो गया था। उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्य के मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका भी देहांत हो गया। अब उनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो उनकी काव्य रचनाएं जो है सो ध्यान से सुनिए। अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास है, कुकुरमुत्ता है, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, ये सब इनकी काव्य रचना है। कहानी संग्रह में ये क्या क्या लिखे हैं? तो लिली है, चतुरी चमार है, शकुल की बीबी है। उपन्यास में इन्होंने क्या क्या लिखा है? अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा। निबंध संग्रह में क्या है? प्रबंध पद्य है। तो ये तो इनकी काव्यगत रचनाएं होगी। काव्यगत विशेषताएं क्या है? तो इन्होंने प्रारंभ में प्रेम, प्रकृति चित्रण और रहस्यवाद से संबंधित कविता लिखी। बाद में ये ये भी छायावाद के ही कवि थे, लेकिन बाद में ये प्रगतिवाद की ओर मुड़ गया। प्रगतिवाद की ओर मुड़ गया तो उन्होंने कौन कौन सी कविताएं लिखी? जागो फिर एक बार, महाराज शिवाजी का पत्र, झिंगुर, डट कर बोला। प्रगतिवाद का क्या मतलब है? छायावाद से निकल के प्रगतिवाद की ओर मुड़ गए। मतलब उस समय समाज में जो बुराइयां सब थी ना, इसका विरोध करने लगे। और विरोध करने लगे तो इस पर वो मतलब लोगों को जगाना शुरू कर दिया। शोषण मत होने दीजिए, इस सब का विरोध करने के लिए लोगों को जगाया। तो कविता के माध्यम से जगाया। तो उस समय ये क्या कहा जा रहा है? छायावाद से वे प्रगतिवाद की ओर मुड़ गए। और इस तरह से उन्होंने कविता कुछ प्रगतिवाद पर फिर उन्होंने प्रगतिवाद को लेकर उन्होंने कविता भी लिख डाली। हमारे समाज में जो जो बुराइयां थी ना, उस सबको लेते थे और उस पर कविता लिख डालते थे। इनकी भाषा शैली कैसी थी? परंपरागत छंदों को तोड़ा तथा छंदमुक्त कविताओं की रचना की। इन्होंने क्या किया? उस समय जो छंद में जो कविता लिखा जाता था ना, उसको तोड़कर छंदमुक्त कर दिया और साधारण भाषा में लिखने लगे। तो उस समय क्या हुआ? बहुत विरोध हुआ इनका। परंतु बाद में सब हिंदी में मानो उनकी लिख को अपना लिया। मतलब बहुत सारे कवि जो थे ना, इन्हीं की बात को अपना लिए। उनकी भाषा में संगीत का सरगम सुनाई देता था। उनकी कविता ऐसा रहता था जैसे लगता था कि वो कोई कविता ना हो, कोई गाना ही हो। उनकी बादल राग कविता जो है कविता मुक्त छंद होते हुए भी, मतलब उस कविता में छंद नहीं है, मुक्त होते, मतलब छंद से मुक्त होते हुए भी तबले की थाप सी गीतशील है। मतलब कहा क्या जा रहा है? उस कविता में ऐसा लगता है कि वो कविता नहीं है। जैसे गाना लोग गाते हैं तो क्या तबला बजते रहता है, तो लगता है तबला अगर बजे तो उस कविता को लोग गीत की तरह ही गा दे। निराला की भाषा प्रवाह दर्शनीय है। उन्होंने मानवीकरण अलंकार का प्रचुर प्रयोग किया है। वे हिंदी के दक्ष कवि हैं। अभी ये तो हम लोग इनके बारे में समझ लिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में हम लोग समझ गए कि क्या क्या लिखे,
मतलब कविता काव्य रचनाएं उनकी क्या है, कहानी संग्रह क्या है, उपन्यास क्या है, निबंध क्या है, उनकी काव्यगत विशेषताएं क्या है, भाषा शैली क्या है, जीवन परिचय हम लोग देख लिए। अब क्या है, इनके जो कविता है, जो कवि इस चैप्टर में जो हम लोग 2 कविता पढ़ेंगे उसके बारे में क्या थोड़ा सा दिया जा रहा है, जिससे कि आपको कविता को समझने में आसानी होगी। जैसे उत्साह कविता के बारे में क्या कहा जा रहा है, देखिए। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान मतलब क्या होता है, बुलाया जा रहा है उत्साह कविता को, मतलब इनवाइट किया जा रहा है, कहने का मतलब है। जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। तो बादल क्या कह रहा है, कोई पीड़ित है, उसकी आकांक्षा को, मतलब उसके मन में जो है, मन में सोच रखा है उसे क्या क्या करना है। जो पीड़ित कोई व्यक्ति है, जो उसके मन की जो अभिलाषा है उसको पूरा करने वाला है बादल जो है इस कविता में। तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना, नए अंकुर के लिए, तो दूसरी तरफ यही बादल जो है सो उसमें नया कल्पना, नया अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। और ये बादल जो है सो आदमी में नए कल्पना, विध्वंस, विप्लव और क्रांति के प्रति जागरूक करता है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कवि में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मतलब सामाजिक क्रांति लाना है तो क्या कहा जा रहा है, बदलाव, साहित्य की भूमिका बहुत अधिक होती है। मतलब कविता के भी माध्यम से लोगों को जगाया जा सकता है, साहित्य के भी माध्यम से। तो सामाजिक क्रांति में तभी ये चेंज, सामाजिक क्रांति तभी हम लोग ला सकते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां जिसको कि हम दूर कर सकते हैं। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं, मतलब उत्साह को, उत्साह कविता को। अब दूसरा उनका क्या कविता है, इसमें अट नहीं रही है। क्या कविता का नाम है, अट नहीं रही है। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। इस कविता में फागुन मंथ को बताया गया। फागुन मतलब बसंत ऋतु के बारे में कहा गया है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में दिखाता है। मतलब इस मंथ में क्या क्या, मतलब नेचर में किस तरह से परिवर्तन आता है, कैसा लगता है, उसको बतलाते हैं। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। कहने का क्या मतलब, जब मन प्रसन्न होता है, खुश होता है, तो हर तरफ बहुत सुंदर सुंदर हर चीज नजर आने लगता है। जैसे कि फागुन के समय में क्या होता है, चारों तरफ वातावरण में कितना सुंदर सुंदर सब चीज दिखाई देता है। नए नए पत्ते खिले रहते हैं, पौधे में आते हैं, सुंदर सुंदर फूल सब रहता है, चिड़िया चहाते रहती है। तो वातावरण जो है सो कहा जा रहा है एकदम सौंदर्य और उल्लास से भरा पड़ा दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया। इस कविता में है बहुत सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है। जिस सुंदर शब्दों की वजह से कविता को भी फागुन जैसा, फागुन मंथ सुंदर होता है ना, तो सुंदर शब्दों की वजह से कविता भी है बहुत सुंदर बन गया है। इस कविता का थोड़ा सा हम लोग शब्द अर्थ भी देख लेते हैं, जिससे कि कविता को समझने में आसानी होगी। अगर कविता का मतलब शब्द अर्थ अगर समझे रहेंगे तो कविता का आपको पंक्ति समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। एक तो ये फायदा होता है, दूसरा क्या होता है कि शब्द अर्थ आप देखिएगा तो आपको पर्यायवाची शब्द भी मिल जाता है। अगर उसका मीनिंग्स आप जानिएगा तो आप उससे सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो हम लोग घोर का मतलब क्या होता है, भयंकर, गगन आकाश को बोलते हैं। धाराधर बादल को बोलते हैं। ललित मतलब सुंदर। विद्युत छवि बिजली की सी शोभा। उर मतलब हृदय को बोलते हैं। वज्र मतलब कठोर। नूतन मतलब नई को बोलते हैं। विकल बेचैन को बोलते हैं। उन्मन तब अनमना। निधात तपती गर्मी को बोलते हैं। सकल मतलब सारे। जन मतलब मनुष्य। अज्ञात मतलब अनंत। घन मतलब बादल। तप्त मतलब तपी हुई। धरा पृथ्वी को बोलते हैं। तो शुरू करते हैं कविता को पढ़ना। कविता का क्या नाम है, उत्साह। बादल गरजो। घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। अब कवि जो है सो बादल से क्या आह्वान करते हैं, मतलब बादल को बुलाते हैं और कहते हैं क्या, उस बादल को बोलते हैं कि ओ बादल तुम खूब गरजो, कर को गरगराओ और खूब बरसो। मतलब इस तरह से बरसो कि कवि कहते हैं कि बादल में क्रांति का स्वर सुनाई दे। आमंत्रित करते हैं कवि और बोलते हैं कि ये बादल तुम खूब गरजो, तुम इस तरह से गरजो कि लोगों में क्रांति का, तुम्हारे गर्जन में लोगों को क्रांति का स्वर सुनाई दे।
ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। अब कवि क्या कह रहे हैं, बादल को क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे केस कितने सुंदर काले और घुंघराले हैं, ये कल्पना के विस्तार के समान है। मतलब जैसे कल्पना आदमी करता है तो उसका कोई अंत नहीं होता है ना, तो तुम्हारा बाल का भी कोई अंत नहीं है, उसी तरह फैला हुआ है, एकदम घुंघराला है। विद्युत छवि उर्मी, कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। कवि क्या समझते हैं कि कवि जो है सो बादल है, बादल की तरह ही अपने आप को वो संज्ञा देते हैं, और अपने हृदय में क्या करते हैं, बिजली की चमक छिपाए हुए हैं कवि, और संसार को नया जीवन देने वाले जो कवि हैं, मतलब बादल के रूप में। मतलब बादल जब बरसेगा तो क्या होगा, सूखी धरती ये सब पानी मतलब हो जाएगा ना, उसका प्यास बुझ जाएगा ना, तो कवि जो है सो चाहते हैं कि वो बादल की तरह बन के मतलब चमके और संसार को नया जीवन देना चाहते हैं। अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर, मतलब क्या कहते हैं, कठोर बनकर, अपनी भावनाओं में कठोर बनकर, तभी तो लोगों का विरोध कर पाएंगे ना, शोषणकर्ता का विरोध कर पाएंगे। तो अपने आप को तो मजबूत बनाना होगा, तभी सब चीज का आदमी विरोध कर पाता है। तो कहते हैं अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर समूचे संसार में जोश का पौरुष में स्वर भर देना चाहते हैं। अब बादल को कहते हैं क्या, तुम गरजो, खूब गरजो और खूब गड़गड़ाओ, मतलब लोगों को जागरूक करो। जब तक आदमी आवाज नहीं उठाता है तो बहुत लोग मतलब जागरूक नहीं हो पाते हैं ना, तो इसलिए बादल के रूप में खुद गरजना चाहते हैं, बरसना चाहते हैं, लोगों को जगाना चाहते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन। अब इस कविता में क्या कवि कहना चाहते हैं, विकल मतलब क्या होता है, बेचैन, चारों ओर बेचैनी थी, व्याकुलता थी, हर मनुष्य परेशान था, लोगों के मन में उछटे हुए थे, अनमने से थे, मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए थे, और हर मनुष्य परेशान था। और विश्व के सभी लोग जो है भीषण गर्मी की वजह से दुखी थे। मनुष्य को तुम तृप्त कर दो, तुम खूब बरसो, गर्मी से झुलसे लोगों को तुम शीतलता प्रदान करो, उन्हें ठंडक पहुंचाओ और खूब बरसो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। किस दिशा से वो बादल आ रहा है, अज्ञात दिशा से पता नहीं, लेकिन खूब घना होके वो बादल आ रहा है। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, मतलब धरती जो है सो बहुत गर्म है, मतलब इस धरती को तुम क्या है, गर्मी से लोग परेशान है, बेचैन है, तपती हुई धरती को तुम अपनी जल से शीतल कर दो और खूब बरसो, खूब गरजो। मतलब इस कविता का सांकेतिक अर्थ क्या है कि चारों ओर हिंसा थी, कष्ट थे, दुख थे, लोग परेशान थे, अनमने थे, न जाने कौन सा छाया बनकर बादल आया और दुख से पीड़ित धरती को कल्याण मंगल की वर्षा कर गया। कवि बादलों को ही कवि बादलों से ही प्रार्थना करते हैं कि हे बादल तुम गरजो, बरसो और दुख पीड़ित जनता को सुख प्रदान करो। मतलब ऐसे ही कोई व्यक्ति आएगा लोगों के दुख तकलीफ को दूर कर देगा। तो इस तरह कवि आह्वान करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि तुम लोग भी जगो और अपने कष्टों को दूर करो। और अट नहीं रही है, अब ये अट नहीं रही कविता जो है ना, इस कविता करने से पहले इसका भी हम लोग ना शब्द अर्थ देख लेते हैं। अट का क्या मतलब होता है, समाना या प्रवेश पाना। आभा मतलब चमक को बोलते, फागुन होली के बाद वाला सुहावन मंथ जो होता है मास, बसंत ऋतु को बोलते हैं। नभ मतलब आकाश, उर हृदय को बोलते हैं या दिल। मंद धीमा, पुष्प मतलब माला, पुष्पमाला। पाट पाट मतलब जगह जगह को बोलते हैं। शोभा श्री सौंदर्य से भरी हुई। पाट मतलब समाना या भर जाना होता है, उसे पाठ बोलते हैं। तो अब शुरू करते हैं इस कविता को पढ़ना। रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। मतलब क्या इसमें कवि कह रहे हैं, फागुन मास की मोहकता का इतना मतलब सुंदरता के बारे में बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि उनके मन में इतनी फागुन मास की मोहकता इतनी अधिक है कि वो खुशी मतलब समा नहीं पा रहे हैं, बार बार वो छलक जाता है फागुन मास का। और क्या करे, फागुन की कांति जो है मतलब तन में भी नहीं समा पा रही है, जिसके चलते लोगों के चेहरे पर एक खुशी अलग तरह की झलक उठती है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। मतलब क्या करे, फागुन मंथ में ऐसा है कि जब भी कोई
मतलब सांस लेता है तो पूरा वातावरण लगता है फूल के सुगंध से भरा होता है। तो सांस भी लेते हैं तो बहुत मतलब उस वातावरण में खुशबू है और घर घर भर देते हो। मतलब उस बसंत ऋतु या फागुन मंथ के समय में क्या होता है ना, सबके घर के अगल बगल में फूल सब लगाते हैं तो उस समय फूल खिले रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो फूल घर घर में भरे हुए हैं, खिले हुए हैं, सुंदर मतलब लगते हैं उस मंथ में जो है ना। घर का वातावरण भी घर के अगल बगल बहुत सुंदर दिखाई देता है, लाल पीले हरे रंग के फूल खिले रहते हैं, तो लगता है जैसे पूरा घर हरा भरा हो। उठने को नभ में तुम पर कर देते हो। इस समय क्या सभी जो होते हैं ना सो आकाश में उड़ने के लिए ना एकदम फरफराते रहते हैं, वो भी खुशी से उड़ते रहते हैं, पूरे आकाश में घूमते रहते हैं। तो इस समय जो क्या है मनुष्य तो मनुष्य पक्षी सब भी जो है ना सो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। तो इसे देखने से फागुन मंथ को देखने से पूरा वातावरण जो है सो बहुत सुंदर लगता है, बहुत खुशी देता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, मतलब कहते हैं कि अब इस वातावरण को देखते हैं इतना सुंदर है कि आंख अगर हटाना भी चाहे तो हटा नहीं पाते हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, मतलब कह रहे हैं कि पत्तों से लदी डाल मतलब पूरा वातावरण प्रकृति जो है सुंदर है, गाछ वृक्ष एकदम हरे हरे हैं, उस समय नया नया पत्ता पौधों सब पे लगता है ना, तो देखने से इतना सुंदर लगता है। कहीं हरी कहीं लाल, मतलब कहीं लाल लाल फूल खिले हैं तो कहीं हरा हरा पूरा पेड़ पौधा सब दिखाई दे रहा है। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, अब कहते हैं क्या कहीं मेरे उर में मतलब दिल में ये चीज पड़ा हुआ है, तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें हमेशा देखने को जी चाहता रहता है, तुम्हारे सौंदर्य से आंख नहीं हम हटा पाते हैं। और तुम हमारे दिल में उर मतलब क्या होता है दिल में जो है, सो हम तुम्हें अपने दिल में बैठाए हैं। मंद गंध पुष्प माल, तुम्हारा मंद मंद जो खुशबू है, पुष्प जो है, ये सब हमारे दिल में अभी भी समाये हुए हैं, मैं उसको महसूस कर रहा हूँ। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, मतलब कह रहे हैं क्या कि चारों तरफ जो है इतना सौंदर्य फैला हुआ है, इतना अधिक मतलब सारा वातावरण सुंदर है कि वो समा नहीं पा रहा है। वो वातावरण जो है पूरा सौंदर्य से भरा हुआ है, जगह जगह पर सौंदर्य जो है इतनी अधिक खिल उठी है कि वो समा नहीं पा रही है और सब जगह वो प्रकट हो जाती है। फागुन मंथ की सुंदरता का इसमें वर्णन किए। फागुन मंथ क्या होता है, बसंत ऋतु को बोलते हैं ना। इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर करेंगे।